नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आजकल की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीजनिंग की तैयारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट को 96512 के रूप में लिखा जाता है और फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में प्रॉम्प्ट का कोड क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला के लेटर हो या फिर कोई वर्ड हो, उसको नंबर के रूप में कोडित किया जाता है, तो हम उसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो हम उसकी प्लेस वैल्यू निकाल लें, या फिर हम उसको सीधे ही जो नंबर दिया हुआ है उसे उसका कोड मान लें। तो प्लेस वैल्यू वाला कैसे काम करता है, ये हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, और हर एक की प्लेस वैल्यू कैसे होती है। प्लेस वैल्यू होती है, ये हो गया एक, और ए की प्लेस वैल्यू होती है एक, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और इसी प्रकार एक्स की प्लेस वैल्यू 24, वाई की प्लेस वैल्यू 25 और जेड की प्लेस वैल्यू 26। इस प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो हमको अब ये दिया हुआ है प्रिंट। प्रिंट में कौन कौन से लेटर हैं, पी आर आई एन टी। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और टी की होती है 20। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है, 96512। इसमें देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। 16 में से अगर 9 जाते हैं तो 7 बचते हैं, 18 में से अगर 6 गए तो 12 बचते हैं, 5 9 में से 5 मतलब 4, मतलब यहाँ पे कोई भी एक सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं बन रहा है। अब देखते हैं फ्रॉम में कुछ हो रहा है क्या। फ्रॉम में एफ आर ओ एम है। एफ मतलब 6, आर मतलब 18, ओ मतलब 15 और एम मतलब 13। और इसको कैसे कोडित किया गया है, 8603। तो इसमें भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, 6 से 8, 8 से 14। तो जब भी ऐसा हो कि हमको प्लेस वैल्यू से कोई भी हिंट नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे ही कोड मान लेते हैं। जैसे ये जो लेटर दिया हुआ है, हम इसको ये मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे प्रिंट, तो हम ये मान लेते हैं कि पी का कोड हो गया 9, आर का कोड हो गया 6, आई का कोड हो गया 5, एन का कोड हो गया 1 और टी का कोड हो गया 2। इसी प्रकार एफ आर ओ एम, तो एफ का कोड हो गया 8, आर का 6, ओ का 0 और एम का 3। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉम्प्ट का कोड पूछा गया है। तो प्रॉम्प्ट में क्या कहा गया है, पी आर ओ एम पी टी। पी का क्या कोड है, इन दोनों लेटर में देखते हैं। पी के लिए 9 लिखा गया है, तो हम यहाँ पे पी के लिए 9 लिख देंगे। आर का क्या कोड है, आर का 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ओ के लिए क्या है, ओ के लिए 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। एम के लिए क्या है, एम के लिए 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। पी के लिए 9 है और टी के लिए यहाँ पे देखा हमने 2 है। तो इस प्रकार से हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 960392। 960392 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमें कहा गया है कि कोड भाषा में, एक कोड लैंग्वेज में 10 को 33 लिखा जाता है और पैम को 28 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बीयूजी का कोड क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि अंग्रेजी की वर्णमाला में हमें जब प्लेस वैल्यू प्रत्येक लेटर की होती है, और जब भी लेटर्स को या वर्ड्स को नंबर में कोडित किया जाए तो या तो प्लेस वैल्यू से निकालेंगे या फिर हम डायरेक्टली निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 10 में 3 लेटर है, लेकिन हमके उसके कोड जो दिया हुआ है 33, उसमें सिर्फ 2 संख्याएं, तो 10 को 33 के रूप में कोडित किया गया है। मतलब इसमें तो सिर्फ 2 ही लेटर है, तो यहाँ पे फिर इसकी प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है, क्योंकि सीधे अगर कोड किया जाता होता तो इसमें भी 3 अंक होते। तो अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू पे जाते हैं तो क्या होता है, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो ये कितना हो जाता है, 20 धन 1 21, और 21 और 14 होता है 35। अब 35 में से हमको 33 ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। तो 35 में से 2 घटाए तो 33 मिलता है।
अब अगला शब्द क्या दिया हुआ है, पैम दिया हुआ, PAM। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और एम की होती है 13। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो क्या होता है, 16 और 1 17 और 13 30, और 30 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको 28 मिलता है, जो कि पैम का कोड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है और उस योगफल में से 2 घटाया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, BUG का मान पूछा गया है। BUG, P मतलब 2, U मतलब 21 और G मतलब 7। इनको तीनों को अगर आपस में जोड़ें तो क्या मिलता है, 21 और 2 23 और 7 30, और जैसे इसमें से योगफल में से 2 घटाया गया था तो हम यहाँ से भी 2 घटा देंगे तो 30 में से 2 घटाने पे हमको मिलेगा 28। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, एक नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करना है तो जब भी सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस दिया हुआ है, 43 से दिया हुआ है 31, 31 से दिया हुआ है 74, 74 से दिया है 105 और 105 से दिया है 179। तो ये जो संख्या है एक दूसरे की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही। देखिए 43 से 31 हुआ, 31 से 74 हुआ, 74 से 105 हुआ, तो फिर हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल सकता है। हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड या स्क्वायर या क्यूब करने की जरूरत शायद ना पड़े। तो अब अगर हम इस संख्या को देखें 43 से 41 और 43 से 31 और 31 से 74, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 43 में अगर हम 31 जोड़ दें तो हमको 74 मिलता है। मतलब इन पिछली 2 संख्याओं के जोड़ से हमें तीसरी संख्या मिली। अब फिर से इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 31 और 74 को जोड़ा तो कितना मिलेगा, यहाँ पे भी इनका योग 105 होता है। मतलब क्या हो रहा है, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पे हमें अगली संख्या मिल रही है। 74 और 105 को जोड़ा तो हमको कितना मिलता है, 179 मिलता है। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगा हुआ है, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने से हमें हमारा अगला नंबर मिल रहा है। तो अब 105 और 109 को जोड़ देंगे तो हमें हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या मिल जाएगी। तो 105 और 179 को जोड़ने पे तो 9 और 5 14 की 4 हासिल का आया 1, 7 और 1 8 और 2 और 1 और 1 2, 284 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे 284 नंबर नामक संख्या आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, हमें वो वाली श्रृंखला, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला पद ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों के युग्म दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है KP, फिर दिया हुआ है HM, फिर दिया हुआ है EJ और फिर दिया हुआ है BG। तो अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं हम सबसे पहले किससे हमारा हल उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, प्लेस वैल्यू से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, KP, K की प्लेस वैल्यू होती है 11 और P की होती है 16। उसी के बाद HM दिया हुआ है, HM, H की प्लेस वैल्यू होती है 8 और M की होती है 13। उसके बाद दिया हुआ है EJ, E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और J की होती है 10। तो 11 से लेके 16 मतलब 5 का अंतर हुआ, 8 से लेके 13 मतलब 5 का अंतर हुआ, और फिर 5 से लेके 10 मतलब यहाँ पे भी 5 का अंतर हुआ। B और G को और देख लेते हैं, B और G, B मतलब 2, G मतलब 7, मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक जो 2 लेटर दिए हुए हैं हर एक में 5-5 का अंतर है। ऑप्शन से देख लेते हैं कि जो 2 लेटर है उनमें 5 का अंतर क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है X, यहाँ पे हमको दिया हुआ है X मतलब 23 और C मतलब 3, तो 5 C मतलब 3, तो इसमें कितने का अंतर हुआ, 23 24 25 26 28। मतलब कि ये 6 का अंतर हो गया, ये 6 का अंतर हो गया। C का मान या तो 3 होता है या 29 होता है अगर हम और आगे इसको काउंट करें तो। Y की वैल्यू होती है 25 और D की वैल्यू होती है 4। तो इसमें कितने का अंतर हो गया, इसमें भी हम देखें तो ये अंतर 25 और 4 मतलब यहाँ पे भी 4 का ही अंतर हुआ।
Z और E में कितने का अंतर हो गया, Z मतलब 26 और E मतलब 5। तो Z के बाद आता है A और उसके बाद दिया हुआ सीधे 5, तो यहाँ पे ये 5 का अंतर है। ये देखिए Z मतलब ये आखिरी संख्या हो गई, उसके बाद क्या आएगा A B C D E, मतलब सीधे 5 का अंतर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो लेटर के समूह दिए हुए हैं उसमें 5 का अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि 5 किताबें हैं, बी जी एन पी और टी एक के ऊपर एक रखी हुई है। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। तो एन और जी के मध्य में केवल एक किताब रखी गई है, बी और पी के ऊपर, बी पी के टी के ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन सी किताब है ये हमको ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें पोजीशन से संबंधित सवाल दिया गया है। अब ये जो 5 किताबें हैं वो इस तरीके से रखी गई हैं, एक ऑर्डर है 1 2 3 4 और ये एक 5 किताबें रखी हुई हैं। अब इसमें हमें कहा गया है एन और जी के बीच में एक किताब रखी हुई है, तो एन और जी इनके बीच में एक किताब रखी हुई है। या तो ये एन और जी इस प्रकार हो सकता है या फिर जी और एन इस प्रकार हो सकता है। इन दोनों में से एक संभावना है। इसके बाद हमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बी पी के ठीक ऊपर है, तो बी और पी के ठीक ऊपर है, मतलब पी और बी इस प्रकार से रखे हुए हैं। बी एन के ठीक ऊपर है, बी एन के ठीक ऊपर नहीं, बी एन के ऊपर है। तो जहां पे भी अब बी और पी तो एक साथ हो गए और एन इस प्रकार दिया हुआ है। अब जी एन के ऊपर नहीं है, तो जी हमेशा एन ऊपर आएगा। एन अगर यहाँ पे है तो जी उसके नीचे ही आएगा। अब यहाँ पे हमें एक संभावना ये दी हुई थी कि एन है, एक ये दिया हुआ है और एक उसके नीचे लेटर दिया हुआ है। अब हमसे क्या कहा गया है कि एन जी के ऊपर नहीं है, तो जी एन के ऊपर नहीं है तो एन ऊपर हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये वाली संभावना तो रूल आउट हो गई। तो एन और जी के बीच में दिया हुआ है और बी पी के ठीक ऊपर है, बी पी के ठीक ऊपर है। इस प्रकार से ये हो जाता है बी पी एन। और अब एक कौन सी किताब बचती है बी जी एन पी और टी, यहाँ पे टी बच जाता है, बी पी एन टी जी। इस प्रकार से किताबें रखी हुई हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि इसमें सबसे ऊपर कौन सी किताब है ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे ऊपर इसमें देखें तो हम पाते हैं कि बी नंबर की किताब पहले ऑप्शन पे आती है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए ना, सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। बी पी के ठीक ऊपर है, बी पी के ठीक ऊपर रखी हुई है। इसके बाद बी एन के ऊपर है, बी एन के भी ऊपर है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी पी के ठीक ऊपर है। एन और जी के मध्य में केवल एक किताब है, एन और जी के मध्य में केवल एक, और जी एन के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे भी देखिए जी एन के ऊपर नहीं है। तो सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमसे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, तो उसी लॉजिक के आधार पर हमें तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 36 और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है 109। तो 36 और 109, जब ये संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा है, ये जो अंतर बहुत बड़ा अंतर है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी अंतर बड़ा होता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर या क्यूब का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर 36 में अगर हम 109 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 36 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 108 मिलता है, और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 109 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 36 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 108, मतलब पहली संख्या में 3 का गुणा किया और 1 जोड़ा गया। अब यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है 25 में अगर हम 3 का गुणा करें
तो हमको क्या मिलेगा 75, और 75 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 76। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है कि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या जो संख्याएं दी हुई है 69, 109, 159, 219, 289, तो संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 69 से हम 109 पे आए, फिर 159 पे आए, फिर 219 पे आए, तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमारा उत्तर मिल सकता है। तो अगर हम 69 से 109 का अंतर निकालें तो ये कितना होता है 40 होता है। फिर 109 से 159 का अंतर निकालें तो ये कितना होता है ये 50 होता है। फिर 159 से 219 का अंतर निकालें तो ये कितना होता है ये 60 का होता है। 219 से फिर 290 का अंतर निकालें तो ये कितने का होता है ये 70 का अंतर होता है। तो किस प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ रही, संख्याओं के बीच में जो अंतर है 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। तो 200 अगर 290 में अगर हम 80 जोड़ लें तो ये क्या हो जाता है ये 9, 8 और 8 16 की 6 हासिल का आया 1, 2 और 1 3, 369। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में। एक वस्तु को 25% लाभ और 37.5 की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर 1250 होता है। जब इसे 12.5% के लाभ पे बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 रुपये में आती है, माना कि वो वस्तु 100 रुपये में आ रही है, कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी 100 रुपये थी। तो जब उसे 25% के लाभ से बेचा तो वो कितने में बेची जाएगी 125 रुपये में बेची जाएगी। ये लाभ से बेची गई। और अब कॉस्ट प्राइस जब 100 था और इसे 37.5 की हानि पे बेचा गया, मतलब कि कितने कितने पे गया है 62.5% पे बेचा गया है, इसको 62.5 रुपीज पे बेचा गया। तो ये तो 100 रुपये कॉस्ट मानने पे हमें हमारा इस तरीके से लॉजिक क्लियर हो जाता है। तो जब इन दोनों का अंतर निकाला गया कि जब उसे 125% में बेचा गया और 62.5% में बेचा गया, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 1200, वो जो डिफरेंस है 1250 रुपये है। तो अब इन के बीच का अंतर कितना हो जाता है 125 और 62.5 का डिफरेंस कितना हो जाता है 62.5 का डिफरेंस कितना हो जाता है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है ये हमें दिया गया है। तो अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का अंतर है 125 से 62.5 का, ये अंतर है 62.5 का। 62.5% का वैल्यू कितनी है 1250 है। तो अब अगर उसका हमको, ये तो हमने माना था, अब अगर हमें उसकी वास्तविक मूल्य लागत मूल्य निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा इस 62 मतलब अगर मान लेते हैं कि उसकी लागत मूल्य x है और उसका 62.5% कितना है वो है 1250 है। तो बस अब ऐसे अभी हम कल हल करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा x बराबर 1250 बटे 62.5% है, परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 गुणे में चले जाएगा। ये यहाँ से दशमलव हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा। बस अब इसको हल करना है। तो अगर 25 से काटें तो ये कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा, ये 25 का वर्ग होता है। उसके बाद ये कितनी बार कट जाएगा 25 से काटे तो 5 और ये 0, तो ये हुआ 25 एकम 25 और 25 दूना 50, तो 2 गुणित 100 गुणित 10, तो ये कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब जब ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, लागत प्राइस। अब इसे जब 12.5 के प्रॉफिट से बेचा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2000, ये तो उसका 100% वैल्यू होगी। तो अब 100 इसका 112.5 निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हमें 12.5% का प्रॉफिट ऐड करना है। तो 2000 गुणित 12.5%, बस अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा
2000 गुणित 12.5 बटे 100। ये दशमलव उठेगा तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 125 गुणित 2 तो ये 250 रुपये हो जाएगा। 250 ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। आप हमको तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट और लागत मूल्य। तो ये प्रॉफिट हो गया 250 और लागत मूल्य हो गया 2000, दोनों को जोड़ा तो कितना मिल जाएगा, 2250। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। अब हमें एक सेट दिया हुआ है, संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है। इस सेट में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक को ढूंढ के हमें हमारा ऑप्शन में से उत्तर ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 4, 41 और 5। तो ये बीच वाली संख्या बाकी की दो संख्याओं की तुलना में बड़ी है। तो जब भी संख्याएं बड़ी होती हैं तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम उस केस में वर्ग या फिर क्यूब से या फिर मल्टीप्लिकेशन से हमारा उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर 4 और 5 को हम देखें तो 41 कैसे आ सकता है, अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो क्या होता है, 4 दूना 4 पंजे 20, और 20 में अगर 2 का गुणा करें तो 40 मिलता है, और फिर एक जोड़ने पे 41 मिलता है। इस तरीके का लॉजिक, मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं को 4 गुणित 5 गुणित 2 और फिर इस पूरे में हमने 1 जोड़ दिया। अब ऐसा देखते हैं यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन में है, तो 9 पति 63 और 63 का डबल होता है 126, यहाँ पे दिया हुआ 81। तो ये तो ऑप्शन, ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो अब अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4, 41 और 5। अगर हम 4 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 16 और 5 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 25। 16 और 25 को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 16 और 25 को जोड़ने पे 41 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो दो छोटी संख्या है उनका वर्ग किया गया और उनको आपस में जोड़ा गया है। तो अब अगर पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ 7 का वर्ग होता है 49 और 9 का वर्ग होता है 81। दोनों को जोड़ देंगे तो 81 तो नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं है। 6 का वर्ग करने पे मिलता है 36 और 8 का वर्ग करने पे मिलता है 64, दोनों का योग होता है 100। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, 4 और 2, 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16, मतलब इनको जोड़ने पे 20 मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो बचेगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। तो इसमें 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 61 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में डायरेक्शन से संबंधित ये प्रश्न दिया हुआ है हमसे, जिसमें हमसे कहा गया है कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है हमको ज्ञात करना है। डायरेक्शन से जब भी प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का चार्ट बनाते हैं, जिसमें इस दिशा में हमेशा नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट दिशा होती है। हमसे कहा गया है कैलाश 3 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर चलता है, तो मान लेते हैं ये अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर ए बोल देते हैं। अब वो कितना चला पूर्व की ओर चला, मतलब इस दिशा में चला। कितनी दूरी तय करी उसने, 3 किलोमीटर की दूरी तय करी। यहाँ पे आया, मान लेते हैं पॉइंट बी है। अब इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ा मतलब नीचे की तरफ मुड़ा, तो इस दिशा में मुड़ा, तो मान लेते हैं ये पॉइंट सी तक आया। अब वो कहाँ तक आया, 4 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या किया उसने वो पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा मतलब इस दिशा में मुड़ा, इस दिशा में मुड़ा और कितनी दूरी तय करी, 6 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट डी है और ये दूरी कितनी हो गई, ये 6 किलोमीटर की हो गई। तो अब वो कहाँ पे, अंत में पॉइंट डी पे, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ए और डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी। तो अगर हम देखें तो एक ही समकोण त्रिभुज का विकर्ण यहाँ पे बन रहा है, और अगर एक भुजा हम यहाँ पे ऐसी खींच दें तो एक ही समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये भुजा 4 किलोमीटर की, तो ये भी 4 किलोमीटर की हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर थी, जिसमें से ए से बी की दूरी 6 किलोमीटर है। तो अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, तो ई से लेके सी तक की दूरी भी 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो 6 में से 3 गए तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब क्या है,
ये दूरी है 4 किलोमीटर, ये दूरी है 3 किलोमीटर, इन दोनों का वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 9, और ये 16, तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो ये हो जाएगा 5। तो ए से लेके डी तक की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।